जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज जो हमारा सफ़र पहुंच चुका है वो है प्रैक्टिस सेट 8 तक। और अभी हम लोग सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आपका हिंदी के प्रश्नों की जो सीरीज है 1 से 20 तक। सब एक एक प्रश्न का हम लोग यहाँ पर विशेष तौर पे जो है आपके जो गढ़वाली कुमाऊनी जो शब्द है वो पूछे जाते हैं, उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया था, एक तरफ आपको सूची 1 दी गई थी और दूसरी साइड आपको सूची 2 दी गई थी। दोनों का आप लोगों को मिलान करना था। सबसे पहले आप लोग देखिए न्याणी। न्याणी किसको बोलते हैं भाई? न्याणी। तो न्याणी जो बोला जाता है ये बोला जाता है आपका बाहों में समा सकने लायक कटे हुए अनाज की मात्रा। ठीक है, बाहों में समा सकने लायक कटे हुए अनाज की मात्रा को बोलते हैं न्याणी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को कि जितना आप क्या कर सकते हैं अपनी बाहों में जो जो कटा हुआ अनाज होता है उसकी मात्रा जो है आप रख सकते हैं, उसको बोलते हैं न्याणी। पाथो किसको बोलते हैं? पाथो। पाथो होता है 4 सेर के मात्रक। ठीक है, 4 सेर। एक सेर आप जानते हो, एक सेर होता है 500 ग्राम का। कितने ग्राम का? 500 ग्राम का होता है। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब एक पाथा होता है आपका 2 केजी का, एक पाथा बराबर कितना होता है? 2 केजी होता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है बात। बात बोलते हैं एक दिन में जोती जाने वाली जो जमीन होती है उसे हम बात बोलते हैं। ठीक है, और मुडियत जो होता है कोहनी में, कोहनी से लेकर बंद मुट्ठी तक की जो लंबाई होती है उसे एक मुंडियत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होगी उसे आप क्या कहेंगे? मुंडियत कहते हैं। ठीक, अब देखिए इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले। सबसे पहले लिखोगे दबाल। ठीक है, दबाल क्या होता है भाई? दबाल, तो दबाल के बारे में लिखोगे एक हथेली में, एक हथेली में समाने लायक, समाने लायक बीज की मात्रा। ठीक है, क्या कही जाती है? दबाल कही जाती है। उसके अलावा धुमकिया क्या होता है? धुमकिया क्या होता है भाई? धुमकिया, धुमकिया आपका होता है बर्तन का 3/4 भाग, 3/4 भाग। ठीक है, अब देखो इस तरीके से मैं कहूँ, जैसे ये गिलास है ना, तो ये गिलास जो है ये इतना भरा हुआ है। ठीक है, ये इतना भरा हुआ, तो ये क्या हो गया कि आप कहेंगे 3/4 गिलास भरा हुआ है। और इतना जितना ये स्पेस खाली है ना, तो ये जो खाली है एक 1/4 ये क्या है? खाली है। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं धुमकिया। मतलब जितना आपका क्या है, जो आपका थोड़ा सा क्या है, जो कुछ भी वस्तु बर्तन होगा, कुछ भी पात्र होगा जो आपका खाली होता है। उसके अलावा हम देखेंगे डलानी। डलानी क्या होता है? डलानी, डलानी के बारे में ध्यान रखना है। रिंगाल की, रिंगाल की 16 केजी की टोकरी, 16 केजी की टोकरी को क्या कहते हैं? डलोनी कहते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, डलानी कहते हैं। जिसमें आपके जो बीज बोए जाने वाला होता है ना वो रखा जाता है इस डलानी में। ठीक है, उसके अलावा हाथ। हाथ क्या होता है भाई? ठीक है, हाथ आप लोगों को ध्यान रखना है कोहनी से लेकर, कोहनी से लेकर आपका जो मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली तक की लंबाई वो क्या होती है? हाथ होती है। पहले क्या होता था, जो भी आपकी दूरी मापी जाती थी ना, ठीक है, खेतों की या फिर किसी रस्सी की, तो वो नापी जाती थी आपका हाथ से। ठीक है, कितने हाथ की रस्सी है या कितने हाथ का खेत है। ठीक है, तो हाथ आपका कोहनी से लेकर मध्यमा उंगली तक की जो लंबाई होती थी उसे आपका हाथ कहा जाता था। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगला देखिए, अब एक तरफ आप लोगों को जो आपके स्वाद बोधक के शब्द हैं, ठीक है, वो आप लोगों को दे रखे हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो अम्लियान होता है ना, अम्लियान, इसका अर्थ क्या होता है? अम्लीय स्वाद होता है। क्या होता है भाई? अम्लीय स्वाद होता है। अलोना का, अलोना किसको बोला जाता है? अलोना, अलोना बोला जाता है स्वादहीन। ठीक है, यानी कि बेस्वाद को। उसके अलावा
कड़ू, कड़ू बोलते हैं कड़वा को, ठीक है, जो कड़वा होती कड़वी होती है चीजें उसको क्या बोलते हैं, कड़ू बोलते हैं। उसके अलावा कलतानिया, कलताने किसको बोलते हैं, खराब स्वाद को हम क्या बोलते हैं, कलताने बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कुछ आप लोग शब्द लिखेंगे, जैसे आप लोग लिखेंगे कोकलानिया, कोंकलानिया, कोंकलानिया। कहीं पे आप लोगों को गढ़वाली में इसको किकलानिया भी बोलते हैं, किकलानिया। तो किकलानिया क्या होता है, पर कच्ची जो अरबी होती है, जिसको गांव देहात में आपका पिंडालू भी कहते हैं, कच्ची अरबी का स्वाद, ठीक है। चंग चंगो, एक टर्म आएगा चंग चंगो। चंग चंगो क्या होता है भाई, चबाने में जो कठिन होता है, चबाने में जो कठिन होता है, कठिन हो उसे चंग चंगो कहते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है तीता, तीतो या तीता, तीतो कहते हैं आप लोग किसको, कड़वा, कड़वी जो चीज़ होती है उसको तीतो भी कहा जाता है, ठीक है। कड़ो आप लोगों ने सुन लिया। उसके अलावा टटमरो, टटमरो क्या होता है भाई, ठीक है, टटमरो होता है कच्ची हरड़ का स्वाद, ठीक है, कच्ची हरड़ का स्वाद बोलते हैं टटमरो। क्लियर है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कटीली वस्तु का स्पर्श के लिए कटीली वस्तु का स्पर्श के लिए सही स्पर्श बोधक शब्द कौन सा है। कटीली वस्तु को क्या बोलेंगे भाई, आपका कांड्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांड्या बोलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कटकटो, कटकटो किसको बोलते हैं, सख्त को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कटकड़ो बोलते हैं सख्त को। उसके अलावा हम बात करेंगे गलगलो, ठीक है, गलगलो किसको बोलेंगे, ऐसी वस्तु, ऐसी वस्तु जो उंगलियों के दबाने पर, उंगलियों के दबाने पर दब जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आप क्या, गलगलो। और बात करें आप गुदखली, गुदखली किसको बोलते हैं भाई, एक शब्द आता है मांसल, ठीक है, मांसल को बोलते हैं आपका गुदगली, ठीक। उसके अलावा गदगदी किसको बोलते हैं, गदगदी, ठीक है, गदगदी बोलते हैं मोटी व मुलायम को बोलते हैं, ठीक है। गदगदी आप किसको बोलते हैं, जैसे आप रजाई के लिए ये शब्द यूज होता है गदगदी, ठीक है। तो गदगदी आपका क्या है, गदगदी रजाई है, ठीक है। तो उसकी विशेषता बता रही है रजाई कैसे मोटी और मुलायम है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो सबसे पहले देखिए छौंकाण, छौंक की गंध को क्या बोलते हैं भाई, छौंक की गंध को बोलते हैं छौंकाण। मछलियाण क्या होता है, मछली की गंध को बोलते हैं। पिपराण क्या होते हैं, पिपराण किसको बोला जाता है भाई, प्याज मिर्च या सरसों के तेल आदि से आने वाली तीखी गंध, ठीक है, उसको आप पिपराण कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और एक आप लोग ध्यान रखेंगे, एक चीज लिखनी है आप लोगों, खुमरान या खुमसान, ठीक है, खुमसान जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से आती है, पुराने अनाज से, पुराने अनाज से आने वाली गंध होती है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें क्यों पढ़ाई जा रही है भाई, इस प्रकार की चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आपका जो यूके ट्रिपल एसी आयोग है लगातार ऐसे तरीके इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको याद होगा पुलिस में आपसे कुछ ऐसा कुमरान से इस तरीके के शब्द पूछे गए थे पुलिस में, ठीक है। तो आप वहां पर पिछड़े नहीं, आप एक नंबर अपना ऊपर लेके जाएं। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार प्रैक्टिस सेट के अंदर आपसे पूछे जा रहे हैं। खुमसान हो गया, उसके अलावा कोंखान हो गया, कोंखान हो गया। कोंखान भी जो है भैया, कोंखान भी आप लोगों को ध्यान रखना है, अनाज से आने वाली गंध है, अनाज से, अनाज से आने वाली गंध,
ठीक है, इसको कोंखाण कहते हैं, इसको भी क्या बोला जाता है, कोंखाण खुमसाण, दोनों अनाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले छिद्र, सबसे पहले गांठ, गांठ को क्या बोलते हैं, घेड़ बोलते हैं, और गांठ को फांस भी बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है, फांस भी गांठ को बोलते हैं। ठीक है, गौशाला, गौशाला आपका गोठ को बोलते हैं, और गोठ के साथ साथ छानी भी बोलते हैं, और छानी के अलावा मरेड़ भी बोलते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना है। छिद्र आपका धूकी हो गया, ठीक है, और छिद्र को आपका होल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल भी बोला जाता है भाई, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और तालाब को आप क्या बोलते हैं, तलो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तलो तालाब को बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। वाच्य तीन प्रकार के, वाच्य के तीन प्रकारों के उदाहरणों में ध्यान में रखते हुए, उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बाला से गेंदवा खेले जांदू, ठीक है, बाला से गेंदवा खेल दे जांदू, ठीक है। तो यहाँ पे से या से द्वारा आप लोगों को यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है किसकी प्रधानता हो रही है, कर्म की प्रधानता है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य देखने को मिलेगा, कर्मवाच्य देखने को मिलेगा, ठीक है। बाल यानी बाला से गेंदवा खेले जांदू, मतलब सिंपल सी बात है कि बालक से जो गेंद है वो खेला जाता है, ठीक है। बुढ़िया फलवे पैरद, ठीक है, जो बुढ़िया फलवे पैरद वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण, तो कर्म वाच्य का नहीं भाई, ये सीधा सीधा किस वाच्य का उदाहरण है, कर्तरी वाच्य का उदाहरण है, ठीक है। गढ़वाली शब्द है, दुखियारा से उठ ही नहीं सकता, मतलब जो दुख में व्यक्ति है वो उठ नहीं सकता है, ठीक है। तो यानी कि नकारात्मकता का बोध हो रहा है, सीधा सीधा ये भाववाच्य होगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी है वाच्य अच्छे से, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल केवल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा भाई, ठीक है। सी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य में अगर तू पुंगड़ा जाली तो मैं भी ओलू, ठीक है, के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, हिंदी अगर इसकी देखें, अगर तू खेत में जाएगी, एक लड़का कह रहा है, ठीक है, एक लड़की को कि अगर तू पुंगड़ा जाली, पुंगड़ा बोलते हैं भाई, किसको बोलते हैं, खेत को बोलते हैं, ठीक है। तो लड़का क्या कह रहा है कि अगर तू खेत में जाएगी तो मैं भी आऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो लड़का क्या कर रहा है, लड़की को संकेत दे रहा है। तो किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, ये आपका संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा। किस प्रकार का वाक्य है ये, संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर इसी को मैं गढ़वाली में निषेध वाचक वाक्य बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको निषेध वाचक का उदाहरण दूं तो आप लिख सकते हैं कि आज मतलब आज वो साठी गोडण निगे, ठीक है, आज वह 60 गोडण निगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भैया ये क्या करें, नकारात्मकता का बोध हो रहा है, यानी कि सीधा सीधा निषेधवाचक वाक्य होगा। कहना क्या चाह रहा है, आज वह 60 गोडण निगे, मतलब आज वो 60 बोलते हैं गढ़वाली में किसको, जो धान की खेती होती है, धान को बोलते हैं। आज वो धान के खेत को गोडण मतलब उसका गोडन आप लोग कह सकते हैं कि उसको सही करना, जो मतलब जो आपका अनाज के साथ साथ ना, ठीक है, जो अन्य प्रकार की जो घास उग रखी है, ठीक है, उसको गोडन मतलब जो एक होता है, एक कुदाल होती है जिसको आप गढ़वाली में कुटला बोलते हैं, ठीक है, उससे उस घास को साइड करना, ठीक है। तो ये आप गोडन को कहते हैं, ठीक है। तो आज वह गोडन निगे, ठीक है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ भाई, ठीक है, मैं एक पर्सनल बात भी बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट है, मैंने बहुत समय तक अध्यापन किया है, ठीक है, 8 से 10 साल मैंने फिजिक्स भी पढ़ाई है। तो भैया मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ये उस फिजिक्स के क्षेत्र में रहते उसको पढ़ाते, लेकिन जिस तरीके से मुझे एक व्यक्तिगत तौर पे अपनी भाषा, ठीक है, अपनी बोली को पढ़ाने में जो एक होता है ना, एक अनुभूति प्रदान होती है, जो आप कह सकते हैं कि जो अंतरात्मा गदगद हो जाती है कि हाँ यार, कुछ हम अपनी किसी भी प्रकार से, चाहे इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या आपके इस यू के SSS इसके हिसाब के, हम अपनी भाषा को जो है वो बोली जो है हम प्रमोट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो मतलब एक अलग ही जो खुशी है वो देती है भाई, ठीक है।
तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज आप क्यों, और ये भी है कि भैया पेपर की, ऐसा नहीं कि ये अगर नहीं होता सिलेबस में तो हमें मतलब नहीं था, लेकिन ये सिलेबस में है तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आज वो साटी गोडन निगे, तो ये आपका निषेधवाचक हो जाएगा। वहीं अगर आप संदेहवाचक की बात करें, संदेहवाचक की बात मतलब किसी चीज पे संदेह करना कि यार वो चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि आज एग्जाम्पल के लिए राधा की बारात कृष्ण गैली होली। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि आपका संदेह है कि राधा की जो शादी है वो कृष्ण से हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये इस बात में कोई फिक्स नहीं है कि हो गई होगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरा वाक्य भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर संकेतवाचक का, कि आप आज बरखा वे सकती, मतलब आज क्या है, बारिश हो सकती है। ठीक, इसी तरीके से इसको अगर और बेटर करना है आपको, संदेह, राधा की बारात कृष्ण गैली वे सकती। ठीक है, सकदी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका किससे हो गया, आपका जो आपके वाक्य है। तो आप जानते हो कि अर्थ के आधार पर हिंदी में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। और वहीं अगर हम रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर होते हैं 3। रचना के आधार पर 3 आप अच्छे से जानते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। घंडोला घनमाणाना छन। ठीक है, घंडोला घनमनाना छन। ठीक है, तो इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो घंडोला जो होते हैं ना, घंडोला आप लोगों का घंटी को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है, घंटी को कहा जाता है। जो आपकी, या तो आपको ये घंडोला जो है आपको मंदिर में देखने को मिलते थे। ठीक है, और पुराने टाइम पे बैल हुआ करते थे, तो बैलों के गले में, ठीक है, बैलों के गलों में भी आप लोगों को घंडोला देखने को मिलता है। बचपन की हमें याद है जब हमारे भी बैल हुआ करते थे, तो बहुत मतलब जो उन बैल, जब उन घंडोलों बैल के या जुपाई के टाइम पे या फिर आपका गेहूं बोने के टाइम पे, उन बैलों के जो वो घंडोलों का जो साउंड होता था ना, ठीक है, जब वो साउंड करते थे तो उनसे बहुत अलग ही अनुभूति, जो मतलब एक अलग प्रकार का स्वर जो उत्पन्न होता था, उससे बहुत मतलब शांति और बहुत एक आप कह सकते ऐसी अनुभूति प्राप्त होती थी कि भाई लगता था कि भाई कुछ बहुत अच्छा साउंड है ये। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, घंडोला घनमाना छन, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि ये किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया ये आप लोगों की यहाँ पर है। क्लियर हो गए बात। ठीक, उसके अलावा नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये आपने बहुत बार पढ़ा है। संयुक्त क्रिया की बात करें, ठीक है, जहां पर 2 क्रिया हो। अब जैसे मैं गढ़वाली के माध्यम से कह लूं कि तू वख जय करी। ठीक है, मैं गढ़वाली बता रहा हूं, आप लोगों को साथ साथ हिंदी भी बताऊंगा। मतलब कहने का क्या है कि तुम वहां जा लेना। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका 2 क्रियाएं, एक तो जाना भी है, ठीक है, जा लेना या चले जाना। ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे अगर मैं लिखूं तुम वहां चले जाना। ठीक है, तो ये ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे चले और जाना, ये दोनों क्या है, एक क्रिया ये है, एक क्रिया है। तो 2 क्रिया जहां पर होती है तो वहां पर क्या होता है, संयुक्त क्रिया होता है। वैसे जय और करी, जय भी आपकी क्या है, क्रिया है, करी भी आपका क्या है, क्रिया। तो ये आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, जैसे आपका चलना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरे चलवाना। ठीक है, तो ये आपका द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रीतम भरद्वाज से संबंधित कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2017 में उन्हें उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन बनाया गया। बिल्कुल भाई, ठीक है। वर्ष 2019 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नवंबर 2018 में उन्हें उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा
डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें टीबी उन्मूलन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके सभी कथन जो है भैया वो सारे के सारे सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, राजभाषा विधायी आयोग और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के बारे में दिए गए कथन कौन से सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन से कथन आपके यहाँ पर सही। तो यहाँ पर आप लोगों को दो के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो था यहाँ पर सही था भाई। ठीक है, राजभाषा विधायी आयोग 1965 से 1975 तक केंद्रीय जो है तक गृह मंत्रालय के अधीन था। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो है वो आपका शिक्षा मंत्रालय के अधीन था। ये बात भी आप दोनों की दोनों बात जो है यहाँ पर सही है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं भाई। ठीक है, फैक्ट क्या लिखने हैं जरा देखेंगे आप मेरे साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि जो साहित्य अकादमी है ना, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, तो ये होती है आपका 1954 में। कब होती है, 1954 में आपका साहित्य अकादमी की स्थापना होती है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना, राजभाषा विभाग जो है आपका ये कब का है, 1965 का है। कब का है भाई, 1900 माफ कीजिएगा 1965 नहीं होगा, ये 1975 का है। ठीक है, राजभाषा विभाग। उसके अलावा नेशनल ट्रस्ट ब्यूरो, नेशनल क्या था, बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, ये आपका 1957 का है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, आपका केंद्रीय निर्देशालय। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का नाम है, केंद्रीय हिंदी, डेट वाले थोड़ा डिफिकल्ट होते भाई याद करने के लिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ये आपका कब का है, 1960 का। इसलिए लिखा रहा हूँ, कभी पूछ ले तो आप लोगों को डाटा याद रहे। ठीक है, 2-4 बार रिवाइज कर लेना आप इन लोगों से। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ये दिख रहा है टर्म यहाँ पे, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जो इसकी स्थापना होती है ना, ये होती है आपका 1971 में। कब होती है, 1971 में। तो इतना आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों का हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है ब्रिज भाषा में की है, तो ये आपका गलत हो जाएगा भाई। ब्रिज भाषा नहीं, जबकि किस भाषा में की है, अवधी में की है। और कब की है, 1574 में की है। ठीक है, तुलसीदास की विनय पत्रिका की रचना आपका ब्रिज भाषा में हुई है, ये बात बिल्कुल सही भाई। तुलसीदास ने कविता वली की रचना जो है आपका ब्रिज भाषा में की है, ये बात भी आपका सही है। दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को 2 और 3 जो है वो आंसर आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है आपका सही है। अब देखेंगे आप लोग, कुछ रचनाएं लिखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, किससे संबंधित, तुलसीदास जी से संबंधित। ठीक है, तुलसीदास जी की रचनाएं आप लोगों ने लिखनी है। रचनाएं क्या क्या हैं, ठीक है, रचनाएं आप लोग लिखेंगे तो रचनाएं आपका वैराग्य संदीपनी, ये तुलसीदास जी की रचना है भाई। ठीक है, उसके अलावा वर्वे रामायण, ठीक, उसके अलावा पार्वती मंगल, ठीक, जानकी मंगल, ठीक, दोहावली, ठीक, आपका गीतावली, आपका सतसई। ठीक है, उसके अलावा जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी स्टार लगा देना, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, श्री कृष्ण गीतावली, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, उसके अलावा झूलना हो गया, राम लल्ला नचऊ,
ठीक है। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है राम आज्ञा प्रश्नावली, ठीक है, राम आज्ञा प्रश्नावली। तो क्या क्या रचनाएं हैं जो तुलसीदास जी के द्वारा जिनकी रचनाएं की गई है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, भरवे रामायण, ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है, दोहावली, गीतावली, सत्सई, झूलना, रामलला नचाऊं, राम आज्ञा प्रश्नावली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिप्पणी के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, यह विचाराधीन पत्र और प्रकरण पर राय, मंतव्य, निर्देश देना टिप्पण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है भैया। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य मामलों को यथाशीघ्र, ठीक है, यथाशीघ्र यहाँ पर यथाशीघ्र निपटाना, ये सही है। टिप्पण लेखन की शैली सदैव सीधी और सरल होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक, और दूसरा आपका क्या है यहाँ पर, दूसरी चीज क्या है, टिप्पण में केवल एक ही भाग होता है जिसे पत्राचार भाग कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। टिप्पण के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, जिसमें आपका एक तो आपका क्या होता है, पत्राचार भाग होता है। फर्स्ट क्या होता है आपका, एक पत्राचार भाग होता है, और दूसरा आपका यहाँ पर टिप्पणी भाग होता है। दूसरा क्या होता है भाई, टिप्पणी भाग होता है। ठीक है, दूसरा आपका टिप्पणी भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर के अक्षरों को लिखने की विभिन्न शैलियों को फॉन्ट या टाइप केस कहा जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। हिंदी फॉन्ट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, यूनिकोड और नॉन यूनिकोड। ये बात भी बिल्कुल सही है। और अगला कथन क्या है, वर्तमान में कंप्यूटर पर अधिकांश कार्य यूनिकोड फॉन्ट में किए जा रहे हैं। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो चारों के चारों जो कथन है ये यहाँ पर सही है। अब देखिए आप लोगों को कुछ चीजें लिखनी है कि यूनिकोड कौन से फॉन्ट है, यूनिकोड, और आपका दूसरा नॉन यूनिकोड कौन से हैं, नॉन यूनिकोड फॉन्ट कौन से हैं। ठीक है, तो आज जो प्रचलन में है यूनिकोड फॉन्ट है। जैसे आप मैं बात करूं, आपका मंगल हो गया, ठीक है, आपका अपराजिता हो गया, अपराजिता, ठीक, और आपका कोकिला हो गया। ये जो फॉन्ट हैं ये आपके आते हैं कौन से, यूनिकोड के अंदर। और बात करूं मैं आप लोगों के जो नॉन यूनिकोड है वो जैसे आपका कुर्ती देव हो गया, ठीक है, उसके अलावा चाणक्य फॉन्ट हो गया। तो ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके नॉन यूनिकोड फॉन्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण जो होते हैं भैया, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन होता है। ठीक है, और जबकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है ये क्या होता है, ये आपका महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण होता है। अब देखिए कुछ चीजें मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं यहाँ पर कि अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, और महाप्राण में कौन कौन से आते हैं। आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर एक बात कि अल्प प्राण में सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं वो आप लोगों को अल्प प्राण के अंदर आते हैं। अब देखो अल्प प्राण स्वर में क्या होते हैं, साप और स्वर, मैंने लिखा था साप और सगोश, वो सगोश होते हैं, सभी स्वर सगोश होते हैं। यहाँ पर मैं आप, आ ई, ये क्या है आपकी अल्प प्राण है। ठीक है, आप और आई पूरा आगे बढ़ाओ, ठीक है, आप और अल्प प्राण, सभी स्वर आपके अल्प प्राण। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके अलावा या, रा, ला, व, ठीक है, या, रा, लावा, ये आपके क्या हैं, ये अल्प प्राण है। ये आपके क्या हैं, अल्प प्राण है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं ना इनको, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ और आप और अंतस्थ, आप और अल्प प्राण, ये किस कैटेगरी में, अल्प प्राण की कैटेगरी में। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, महाप्राण, महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ग आ गया आपका, और दूसरा आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, शा और हा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं, छोटी सी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, लेकिन बता देता हूँ, भूल जाता है आदमी। इसको बोलते हैं, इस वाले सा को बोला जाता है तालव्य सा। ठीक है, इस वाले सा को बोला जाता है मूर्धन्य सा। ठीक, और इस वाले सा को बोला जाता है दंत्य सा। ठीक,
ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और हा जो होता है इसके ध्यान रखना, इसको ये आपका काकल्य वर्ण होता है। कितना वर्ण होता है, ये कैसा वर्ण होता है, काकल्य वर्ण, ये आप लोगों का होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या है। तो भगवत गीता का जो संधि विच्छेद है भगवत प्लस गीता, ठीक है। और कौन सी संधि है, व्यंजन संधि इसमें है। आगे देखिए, सही अर्थ वाला शुद्ध शब्द युग्म कौन सा है भाई, ठीक है। आकर आपकी खान होती है और आकार आपकी आकृति होती है, तो ये आपका सही है यहाँ पर, ठीक है। निर्झर और निर्झर, ठीक है। निर्झर जो है, निर्झर झरना तो ठीक है, लेकिन निर्झर आपका शून्य नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, भगवान होता है। क्या होता है, भगवान होता है, ठीक है। सर और सर, ठीक है, सर का अर्थ बाण तो होता है, लेकिन सर का अर्थ बड़ा आदमी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सर का अर्थ तालाब होता है। क्लियर है भाई, ठीक है। कुल का अर्थ वंश तो होता है, लेकिन कुल का अर्थ शीतल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, तट होता है, या आपका किनारा होता है, ठीक। तो ये आप लोगों ने 16वां क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था वो देख लिया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल, जाल मानो लक लंकली लीबे को काल, ठीक है। तो काल रसना पसारी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस जो ये लाइन लिखी है, बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीभे को काल रसना पसारी है, ठीक है। तो जनु जानो मानो, ये मैंने कल भी बताया था, कहां पर होता है, जहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा आपको यहां पर दिखने को मिल रहा है। दूसरी बात, इसमें एक और अन्य अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार, जहां पर वर्णों की आवृत्ति लगातार 2 या 2 से अधिक बार होती है, तो वहां पर आपका अनुप्रांस अलंकार होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जो बा वर्ण है ना, इसकी जो आवृत्ति है वो 2 से अधिक बार हो रही है, 1 या 1 से अधिक बार हो रही है। तो आप लोग वहां पर कौन सा अलंकार देखने को मिलेगा, अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो शार्दुल होता है भाई। क्या होता है आपका, शार्दुल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए युग्म में सही युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो त्रुटिपूर्ण आपको बताना था, जड़ का चेतन होता है भाई, ठीक है, बिल्कुल। आकृष्ट का विकृष्ट होता है, अनंत का शांत होता है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, दुराग्रह होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, हरिशंकर परसाई जो क्या है, एक व्यंग्यात्मक कवि हुए हैं, एक लेखक हैं ये, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन इनका कहानी संग्रह की पहचान निम्नलिखित कोट में सही है। हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, कहानी संग्रह है। जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह है। भोला राम का जीव, कहानी संग्रह है। लेकिन बात करें सदाचार का जो ताबीज है ना भैया, ये आप इनका निबंध संग्रह है। क्या है आपका, निबंध संग्रह है। क्लियर है बात, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो सटीक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ और निबंध है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं इनके। और उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई, ठीक है, 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, 1982 में। और किस रचना के लिए मिला, विकलांग सरदा का दौर। विकलांग सरदा का दौर के लिए उन्हें आपका 1982 में ये पुरस्कार मिलता है। उसके अलावा क्या क्या रखना है, इनकी कुछ रचनाएं हैं। भूत के पांव पीछे, ठीक है। उसके अलावा तब की बात कुछ और थी, ठीक। शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, ठीक। उसके अलावा अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी हो गया, ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते,
ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठीक। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना एक और है बेईमानी की परत, बेईमानी की परत। तो कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं? भूत के पांव पीछे, तब की बात कुछ और थी, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, बेईमानी की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसके इनके किस कैटेगरी में? आपके निबंध संग्रह की कैटेगरी में। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का जो हिंदी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है भाई। ठीक है, अब आगे हम जो देखने वाले हैं, जो देखेंगे वो है जीएस के जो प्रश्न है उनको यहाँ पर हम लोग जो 21 से लेकर 50 तक है उनको हम लोग देखने वाले हैं। धन्यवाद।